नाज़रीन, इसराइल को अपनी रियासत टूटती हुई नजर आ रही है, इसीलिए अब उसने जंग बंदी की कोशिश शुरू कर दी है। अब वो जंग से भागता हुआ नजर आ रहा है। गजा पर तो कब्जा दूर की बात, उसके अपने इलाकों से उसका कंट्रोल खोता चला जा रहा है और यरूशलेम उसकी रिहाई के लिए उससे वहां पर कब्जा हासिल करने के लिए हमले शुरू कर दिए गए हैं। बहुत बड़ा अटैक वहां पर हुआ है, जो वहां पर कार्रवाई हो रही है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और अमेरिका भी पूरी तरह से इस वक्त पीछे हट गया है। जो भी प्लान्स गजा के हवाले से बनाए गए थे, अमेरिका ने लाल झंडी दिखा दी है। और जो अरब जो कुछ सोचकर बैठे हुए थे, कुछ मुनाफिक अरब जो उनके प्लान थे, उन पर भी पानी फिर गया है। ये तमाम अहम तरीन हकायक पूरे सबूतों के साथ आपके सामने रखूंगा, नाकाबिले तरदीद शवाहिद आपके सामने रखूंगा, जिसमें कैटेगोरिकली वो अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं। और आपको भी ये तसल्ली होगी कि भाई वाकईतन इसराइल ये जंग हार चुका है, वो शिकस्त खुर्दा है, लेकिन अपने आप को विक्टोरियस दिखाने के लिए वो किस तरह से खरबों इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से वो जंग हार चुका है। ये उनकी जुबानी मैं आपके सामने नाकाबिले तरदीद शवाहिद रखने जा रहा हूं, इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है मौजूदा जंग के हवाले से, ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। इसलिए आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और अपनी राय जरूर आगाह करना है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अच्छा, अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई गजा में तो आप वीडियोस देख रहे हैं कि वहां पर बमबारी हो रही है, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं वो तबाह हो रही हैं, आम निहत्ते लोगों की शहादतें हो रही हैं, तो आप किस तरह से कह रहे हैं कि इसराइल शिकस्त खा रहा है? तो भाई ये भी एक बहुत बड़ा सबूत है उनकी शिकस्त का, कि जो बुज़दिल फौज होती है वो आर्मी से जाकर नहीं लड़ती, वो निहत्ते जो औरतें और बच्चे हैं उनके साथ जाकर लड़ती है। और इसराइल इस बमबारी के नीचे ही दरअसल अपनी नाकामी को छुपाना चाह रही है। यानी अगर कोई बुज़दिल आदमी ये फैसला कर ले कि उसने मुखालिफ आर्मी से जाकर नहीं लड़ना और निहत्ते औरतों और बच्चों से लड़ना है, तो आपको पता है पूरी दुनिया में इसको सबसे बुज़दिल तरीन एक्ट कहा जाता है। सबसे ज्यादा अगर कोई घटिया कोई अमल है तो वो ये है कि आप बच्चों और औरतों के खिलाफ जंग करें, जबकि असली आपके जो फाइटर्स हैं वो आपके सामने, उनसे जाकर आप लड़ें। तो ये तो उनकी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है, और वो अपनी इन शिकस्त को इस बमबारी के नीचे छुपा रहे हैं। या अगर आप उनकी कोई फतह होती तो फिर आप मुझे कोई ऐसा मज़ामती तहरीक का फाइटर्स दिखाए ना जिसको इन्होंने शहीद किया हो, या जिसको ये लेकर आए हो कि हमने इनके 50 बंदे जो उनको सरेंडर करवा लिया। हालांकि मज़ामती तहरीक ने तो इनके सैकड़ों कैदी बनाए हैं, सैकड़ों जो इनके फौजी हैं, कमांडर्स, ऑफिसर्स, उनको कैदी बनाया, हज़ारों इनके ज़ख्मी हैं और बहुत बड़ी तादाद में इनकी हलाकतें हुई हैं। 400 से ज़्यादा टैंक्स इनके तबाह हो गए हैं। तो ये दिखाएं ना, इस तरह की कोई चीज़ लेकर आएँ कि हमने इनके इतने जनाब फाइटर जो है वो शहीद कर दिए हैं, तो फिर मैं मानूंगा कि आपने फतह हासिल की है। बच्चों और औरतों पर कौन फतह हासिल करता है भाई? अच्छा, ये तो एक चीज हो गई। अब मैं आपके सामने वो सबसे बड़ा सबूत रखने जा रहा हूं बगैर किसी डिले के, और भी आगे चलकर बहुत सारी चीजें रखूंगा, लेकिन सबसे बड़ा सबूत जो उनकी जबानी है, जिसमें वो अपनी शिकस्त का मुंह बोलता सबूत है। इसराइली मीडिया का बयान आपके सामने रखने जा रहा हूं। वो क्या कहते हैं जी? वी मस्ट कोऑर्डिनेट विद यूएस टू एंड वॉर, otherwise we will fall into quagmire from which we will not know how to get out। अब क्वागमायर कहते हैं दलदल को, तो इसमें बिल्कुल साफ अल्फाज में कोई चीज पीछे रह नहीं जाती। वो इस जंग को शुरू करने के बाद इस तरह से पछता रहे हैं, और अब वो कह रहे हैं कि हमें यूएस के साथ कोऑर्डिनेट करके इस जंग को फौरी खत्म करना चाहिए, वगरना हम एक ऐसे दलदल में फंस जाएंगे जिसका हमें कुछ पता नहीं है कि हम उससे कैसे निकलना है। क्योंकि एक एक कदम के बाद इसराइल की बर्बादी है, इसराइल बतौर रियासत टूटता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें यूएस के साथ कोऑर्डिनेट करके वो इज्जतदार तरीके से कोई सेफ एग्जिट के जरिए इस जंग से लीव करना चाहिए और अपनी रियासत को बचाना चाहिए। गजा पर कब्जा आपके बस की बात नहीं है। तो ये खुद इसराइली मीडिया बिल्कुल साफ अल्फाज में अपनी शिकस्त का और नाकामी का वो इतराफ कर रहा है, और ये कह रहा है कि हमें ये जंग फिल्फ और ख़त्म करनी चाहिए। तो अब ये फिरौन जो है वो पूरी तरह से घुटनों पर आ गए हैं। अब आप में से कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि भाई अगर ये 2 दिनों में ही घुटनों पर आ गए हैं तो इनको ज़रूरत क्या थी जंग छेड़ने की? तो दरअसल यही तो नाज़रीन बर्बादी है इसराइल की, यही तो असल मसला है कि 75 सालों में इसराइल इस तरह की पोजीशन में, इस तरह की कम्प्लेक्स पोजीशन में नहीं आया कि जहां पर हर हालत में, हर सिचुएशन में उसकी बर्बादी हो रही हो। मिसाल लीजिए कि मुआहिदा करके भी वो कुछ भी गेन नहीं कर रहे थे, मुआहिदा करके भी वो नाकाम ही हो रहे थे, और जो फतह के चर्चे थे वो मज़ामती तहरीक के थे, और जो निगोसिएशंस की टेबल्स थी उस पर मज़ामती तहरीक का अपर हैंड था। तो उन्होंने सोचा
कि हम 2-4 दिन जंग करके इनको अंडर द मतलब इनका जो है ना वो प्रेशराइज इनको करें और इनसे अपनी शर्तें मनवाएं। ये उन्होंने दरअसल कोशिश की, लेकिन जो 49 डेज में वो कुछ नहीं कर सके तो अब उन्होंने क्या उखाड़ लेना था। तो ये उनका एक ट्राई थी, बिल्कुल हवास बाख्ता होकर उन्होंने ये ट्राई की कि चलें एक दफा फिर जंग छेड़कर इनको अंडर प्रेशर करने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन वो सारी चालें और सारा प्लान जो है वो उल्टा पड़ गया। तो अब इसराइल साफ साफ अल्फाज में पीछे हटता हुआ और नजर आ रहा है, बिल्कुल घुटनों पर आ चुका है और कोई चोर दरवाजा तलाश कर रहा है कि हम किसी तरह से इस सिचुएशन से बाहर निकलें और छोड़ दें वेस्ट बैंक और गजा को, अपनी रियासत बचाएं, वगरना इसका 1 इंच भी हमें नहीं मिलना जो हम गजा पर फतह करने हासिल चले हुए हैं। अब कुछ और अहम तरीन चीजें इसी रिलेटेड आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस वीडियो के बाद आपको एक एक चीज की समझ आ जाएगी इस जंग की और बिल्कुल आपको तसल्ली हो जाएगी कि भाई हाँ ये वाकईतन इनको इतनी इबरतनाक शिकस्त हुई है। और ये इस्राएली मीडिया का एक और बयान देखिए कि आर पुलिस ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम इस्राएली पुलिस इनटू मिलिशिया ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। और ये उनके मिनिस्टर का बयान है, वो कह रहा है कि हमारी जो पुलिस है वो एक दहशतगर्द बन चुकी है, वो एक मिलिशिया बन चुकी है, ये किसी रियासत की पुलिस है ही नहीं। पहली बात तो यह है कि आपकी पुलिस पहले दिन से ही दहशतगर्द थी, वो पहले दिन से ही गुंडागर्द थी जो सिर्फ औरतों और बच्चों को पकड़ती थी। दूसरी बात यह है कि नाजरीन अब मुझे बताइए इससे बड़ा और सबूत आपको क्या चाहिए कि उनकी अंदर इतनी बड़ी इंस्टेबिलिटी हो गई है कि उनका मिनिस्टर उनके नेशनल टीवी पर बैठकर कह रहा है कि हमारी पुलिस जो है वो मिलिशिया बन चुकी है। तो मुझे बताइए कि इससे ज्यादा इंस्टेबिलिटी 75 सालों में इसराइल को हुई है, तो चाहे बाहर का महाज हो या अंदर का महाज हो, दोनों तरह पर इसराइल जो है वो इस वक्त शिकस्त खा रहा है और इसीलिए उनको बर्बादी नजर आ रही है कि भाई ये जो अंदर से तूफान एक अलग से उठ रहा है, बाहर से शिकस्त अलग से हो रही है, तमाम बॉर्डर्स पर हमले अलग से हो रहे हैं, तो हम यहां पर बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसे हुए हैं और हमारे इत्तेहादी वैसे ही रोज बरोज हमें लाल झंडी दिखा रहे हैं। फिर उनका एक और बयान देखिए कि आर ऑफिसर्स एक्टेड कोवर्डली एंड फ्लेड। वो कह रहे हैं कि हमारे ऑफिसर्स ने इंतहाई बुज़दिली का मुजाहरा किया और दौड़ गए। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि भाई आपकी जो फौज और ऑफिसर्स हैं वो पहले दिन से ही बुज़दिल थे, वो आज कोई बुज़दिल नहीं हुए, लेकिन ये अच्छा हुआ कि आपने अपने मुंह से उसको तस्लीम तो किया। इससे पहले तो आपने दुनिया को यही बताया हुआ था कि आप दुनिया की सबसे सुपर पावर हैं, आप दुनिया की सबसे बड़ी फौज हैं, आप सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाली फौज हैं, ठीक है। तो असल बात नाज़रीन ये थी कि आपके सामने कोई टक्कर का खड़ा नहीं हुआ था। आपके सामने जितने आप देखें ना, इराक ने किस तरह से मज़ामत दिखाई, इराक अमेरिका के सामने खड़ा हुआ, आपके इसराइल के सामने खड़ा हुआ, उसके खिलाफ 40 मुल्कों का इत्तेहाद बना और उसमें अरब भी शामिल थे और उन 40 मुल्कों ने जाकर इराक को यानी उसको शिकस्त दी और सदाम हुसैन के साथ फिर जो कुछ हुआ, तो इनके सामने जो टक्कर वाले थे अगर वो सारे रहते तो कब का इसराइल खत्म हो जाना था। तो उनके सामने जो टक्कर वाले थे, जो उनके सामने ताकतवर थे, उनको गिराकर इनको ताकतवर दिखाया गया। ये पहले दिन से ही बुज़दिल थे और इनकी कोई कामयाबी और बहादुरी नहीं है, ये पहले दिन से ही ऐसे थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब ये एक्सपोज हो गए हैं, अब दुनिया के सामने आ गया है कि ये कितने जोगे हैं और इनकी क्या औकात है। फिर आप उनका एक और अहम तरीन बयान देखिए कि नेतन्याहू वाज इन स्टेट ऑफ शॉक इन फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ अल अक्सा फ्लड। यानी वो कह रहा है कि हवास बाख्ता हो चुका था, उसको मतलब बिल्कुल पागल हुआ था, उसको समझ ही नहीं आती, मतलब इतना शॉक्ड था वो कि भाई ये हमला कैसे हो गया। 2 हफ्ते वो इसी सूरत हाल में रहा है, मतलब उस बिल्कुल जो जैसे बंदा कहता है बुखला जाता है, उसको समझ ही नहीं थी कि वो करे क्या और इसी बुखलाहट में उसने जंग छेड़ी। हालांकि एक बात क्रेडिट देना चाहिए अमेरिकन को कि वो इतने सियाने हैं, उन्होंने इसको वार्न किया था कि इस तरह जंग में नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो आज समझ आई, आज इस्राएली मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि नेतन्याहू इस हालत में था 2 हफ्ते कि उससे ये जो इतना बड़ा हमला हुआ उसको समझ ही नहीं आई कि ये उनके साथ बनी क्या है। तो अब ये आप सारे सबूत एक एक देखते जाइए और बताइए कि क्या आपको तसल्ली हो रही है और आपको समझ आ रही है कि भाई वाकईतन ये हार रहे हैं। और इसके साथ साथ अमेरिका में, यूरोप में इनकी ऐसी ऐसी कंपनीज हैं, ऐसी ऐसी लॉबीज हैं जो खरबों इन्वेस्ट करती हैं ताकि इसराइल की इमेज अच्छी की जाए। अब उनके बिलियनर्स जो हैं वो खरबों इन्वेस्ट कर रहे हैं मीडिया पर कि इसराइल का इमेज अच्छा किया जाए, उसे फाते दिखाया जाए, लेकिन पानी सर से गुजर चुका है। अब मैं आपके सामने अमेरिका का बहुत बड़ा इदारा ABC न्यूज़, इसके नाकाबिले तरदीद शवाहिद आपके सामने रखने जा रहा हूं जो उन्होंने रिपोर्ट किया है। अब ये अमेरिकी मीडिया, ये कोई और मीडिया नहीं है, उनका सबसे बड़ा इदारा है। वो क्या कह रहा है? द सिजेशन ऑफ द रीसेंट फाइट वॉज द नेट विक्ट्री फॉर हमास मिलिटरीली एंड पोलिटिकली
एंड गेव इट टैक्टिकल एडवांटेज। अब वो कह रहे हैं कि ये जो मुआहिदा हुआ था 7 दिनों का, ये बगैर किसी राय के बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मज़ामती तहरीक की फतह थी, मिलिटरीली भी यानी फौजी तौर पर और सियासी तौर पर भी बिल्कुल वाज़ेह उनकी फतह थी और इसमें कोई दो राय नहीं है, ये अमेरिकी मीडिया कह रहा है। उनके 2 बयान और देखिए, हमास यूज्ड ट्रूस टू री इक्विप आर्म एंड पोजीशन इट्स फोर्सेज। अब वो कह रहा है कि ये जो मुआहिदा हुआ था जो कि मज़ामती तहरीक ने बज़ोरे बाजू करवाया, इनको मजबूर किया कि वो मुआहिदे की तरफ आए, वगरना ये कौन थे बच्चों और औरतों को छोड़ने वाले और ये जंग बंदी करने वाले। इनको तो जंग में मजा आता है, जंग के लिए मुनाफा बख्श कारोबार है। जिस ताकत के नशे में ये चूर थे, जो ये फिरौन बने हुए थे, इनको क्या लगे, इनको तो अपने कैदी लेने से कोई परवाह नहीं है, ये तो अपने कैदियों को खुद मारने के कायल हैं, ठीक है। तो इनको कोई परवाह नहीं थी, ये तो मजबूर हुए बेचारे। और उस मजबूरी का मज़ामती तहरीक ने एक फायदा ये भी उठाया कि दोबारा से रीअरेंज हुए, री इक्विप किया अपने आप को। एक रिपोर्ट इसराइली मीडिया की ये भी आई थी, इनकी आर्मी की ही, कि मज़ामती तहरीक साउथ से बहुत सारे फाइटर्स, उनका इक्विपमेंट जो है वो नॉर्थ में पहुंचने में कामयाब हुआ है। तो ये उस फतह के बारे में बात कर रहे हैं। फिर आप देखिए कि कंप्लीट सीज फायर वुड बी मेजर विक्ट्री फॉर हमास एंड इट विल इमर्ज मिलिटरीली मोर स्ट्रॉन्गर। कि अगर ये कंप्लीट सीज फायर हो जाता है, जो कि मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं कि सीज फायर का मतलब सीधी सीधी इसराइल की शिकस्त है, यानी वो आपके घर में भी घुसे, आपको इतना बड़ा थप्पड़ भी मार के आए, आपके बंदे भी उठाकर लेकर आया, आपको पूरी दुनिया के सामने बेनकाब भी कर दिया, आपकी सारी ताकत पाश पाश करके रख दी, आपका इमेज टोटली जमी बोस उन्होंने कर दिया, और फिर उसी तरह से वो अपनी ताकत में कायम हैं। यानी ये इसलिए गए थे ना कि हम इनको निशाने इबरत बनाएंगे, तो वो पूरी तरह से अगर अपनी ताकत में कायम रहते हैं और सीज फायर हो जाता है और इसराइल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो बगैर किसी राय के उनकी सीधी सीधी फतह है। यानी उन्होंने इसराइल को नथ डाल दी, अगर आप सादा अल्फाज में समझे, लेकिन इसराइल उनका कुछ भी नहीं कर सका। तो ये वो ABC न्यूज़ कह रहा है कि ये सीधी सीधी उनकी फतह होगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बड़ी अहम चीज़ आपको बतानी है कि इसराइल ने ये जो जंग शुरू की है, इसमें एक और प्लान भी था इसराइल का जो कि नाकाम हुआ है, और US ने उसकी बड़ी मुखालफत की है। तुर्की की उसमें एंट्री हुई और जो नया मुस्लिम इत्तेहाद बन रहा है उसने बड़ा अपोज किया और ये प्लान इनका नाकाम रहा। वो प्लान नाजरीन ये था कि गजा के अंदर एक बफर जोन बनाना, गजा की टेरिटरी को कम करना और उसमें एक बफर जोन बनाना। अब ये बफर जोन क्या होता है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। बफर जोन दरअसल दो अगर कोई मुखालफीन है आपस में, तो उनके दरमियान एक ऐसी टेरिटरी मुख्तस कर दी जाती है जिसमें कोई प्रेजेंस नहीं होती, ना ही आपकी फौज की, ना ही आपके सिविलियंस की, यानी वो इलाका जो है वो खाली छोड़ दिया जाता है। यानी मिसाल के तौर पर जैसे ये ऑपरेशन हुआ है, ये बॉर्डर्स के तो बिल्कुल दरमियान में गजा और इसराइल की आबादी के दरमियान तो एक दीवार है, या जिस तरह से आपका लेबनान का बॉर्डर है। इसीलिए तो उन्होंने अपने शहरियों को वहां से निकाला कि भाई वो तो 5 मिनट में आपके घर पहुंच सकते हैं, यानी आपके बॉर्डर में और उनमें सिर्फ एक दीवार का फर्क है। तो ये बफर जोन ये होती है कि आप बहुत सारा इलाका खाली छोड़ देते हैं और उसमें किसी की कोई प्रेजेंस नहीं होती, ताकि आप किसी भी हमले से बच सकें, क्योंकि जब उन्होंने हमला करने के लिए आना है तो उस इलाके से गुजर के आना है ना, तो आप उस इलाके में ही उनको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर बफर जोन बनाने जा रहे थे। पहली बात तो यह है कि ये इस काबिल ही नहीं है कि ये बना सकें। उसकी वजह यह है कि अभी तक तो ये गजा का 1 इंच भी नहीं ले सके, तो इन्होंने क्या बफर जोन बनानी है, यानी इतना इलाका ये किस तरह से खाली करवा सकते थे। दूसरी बात, अमेरिका ने इसकी सख्त मुखालफत की। उन्होंने कहा, ये आप स्क्रीन पर देख लीजिए, कि बिल्कुल कुछ मतलब 1 इंच भी गजा का जो है वो रिड्यूस नहीं होना चाहिए। जो गजा की टेरिटरी है वो उतनी ही रहनी चाहिए और उसको बिल्कुल रिड्यूस नहीं करना चाहिए। अब आप कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई US को हमदर्दी में कह रहा है, कोई फ़लस्तीन के लिए बड़ी उससे वैल्यूज़ और बड़ी उनको आ गई है, बड़ी इंटरनेशनल लॉ की और ह्यूमन राइट्स की फिक्र हो गई है, ये बात नहीं है। मैं ग्राउंड रियलिटीज़ की बात आपको कर रहा हूँ कि US ये प्रेशर नहीं झेल सकता, जो आलमी प्रेशर है, जो पब्लिक का प्रेशर है, वो उसको झेल नहीं सकता। अगर इसराइल इस तरफ जाता है, पहली बात तो इतने जगह है ही नहीं, लेकिन अगर वो इसमें जाता है तो जो प्रेशर US पर आएगा, क्योंकि अब देखें ना, ईरान, आपका तुर्की, आपके बाकी मालिक डायरेक्टली ब्लेम कर रहे हैं इसराइल जो भी कर रहा है, जो वॉर क्राइम कर रहा है, डायरेक्टली वो अमेरिका को ब्लेम कर रहे हैं कि आप इसके असल जिम्मेदार हैं। तो वो सारा प्रेशर US पर जाएगा, तो US उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए वो चाह रहा है कि वो जंगबंदी की भी कोशिश कर रहा है कि ये मामला किसी तरह से खत्म हो ताकि हमारी जान भी छूटे। तो ये प्लान भी उनका पूरी तरह से फेल हुआ, क्योंकि US ने इसको स्ट्रांगली जो है वो अपोज किया। अब इसमें बड़ी अहम चीज हुई है। अहम चीज नाज़रीन ये हुई है कि अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट है कामला हारिस,
उनको स्पेशल विजिट पर मिडिल ईस्ट आ रही हैं। और ये पहली बार हो रहा है कि वो मिडिल ईस्ट का दौरा कर रही हैं। इससे पहले अमेरिकी सदर आए, आपके ब्लिंकन आए, और मेरा ख्याल है कि जब से वो नायब सदर बनी हैं उन्होंने मिडिल ईस्ट का मेरा नहीं ख्याल कि कोई दौरा किया। और खासतौर पे इस तरह के टाइम पे तो हमने पहले कामला हारिस को देखा भी नहीं है उनके पूरे टन्योर में कि वो इस तरह किसी जंगी सूरत हाल में उनको फ्रंट पर भेजा गया और उनको सारा चार्ज दिया गया हो कि आप इस मसले को हल करें। लेकिन यहाँ पर अब आप सोचेंगे कि कामला हारिस को ही क्यों भेजा गया है? आपका ब्लिंकन नाकाम होकर गया, आपके प्रेसिडेंट बाइडेन नाकाम होकर गया, उससे तो कुछ अरबों ने मिलना ही गवारा नहीं किया, ठीक है। तो ब्लिंकन को पूरी तरह से नाकामी हुई, तो कामला हारिस को क्यों भेजा जा रहा है? उसकी वजह यह है नाज़रीन कि कामला हारिस ने फ़लस्तीन के हक में बयान दे चुकी हैं। अगर पिछले 30-40 दिन उठाकर देखें तो उन्होंने जो बयान दिए हैं वो फ़लस्तीन के हक में दिए हैं। तो इसलिए एक सॉफ्ट फेस के तौर पर वो कामला हारिस को भेज रहे हैं ताकि ये कोई नतीजा खेज कर सकें, इस मामले को हल करा सकें और हमें सीज फायर की तरफ और लेकर जा सकें। इसीलिए क्योंकि वो फ़लस्तीन की हिमायती हैं तो शायद जो दूसरी पार्टी है यानी जो फ़लस्तीनी और उनके इत्तेहादी हैं तो शायद कुछ वो इनके सॉफ्ट मौक़िफ़ और इनका जो फ़लस्तीन की तरफ झुकाव है उसको देखते हुए इनकी कोई बात माने और किसी हम हतमी हल की तरफ चले जाएं। अच्छा, अब ये जो प्लान था बफर जोन बनाने का, उसमें तुर्की की भी एंट्री हुई है और तुर्की ने बड़ा स्ट्रांगली इसको अपोज किया और उन्होंने कहा, तैयब एर्दोगान ने, कि हमास कांट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनी सोल्यूशन टू गाजा, कि गजा का जो भी सोल्यूशन होगा उसमें से आप हमास को नहीं निकाल सकते। आपने जो भी सोल्यूशन उसका निकालना है, मज़ामती तहरीक उस प्लान का हिस्सा होगी। यानी जो भी गजा और फ़लस्तीन का मुस्तकबिल है उसमें पूरी तरह से हमास एक फरीक होगी। अब ये बात वो क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह नाज़रीन ये है कि कुछ अरब ये चाहते हैं, इसराइल तो चाहता ही चाहता है, लेकिन उसको कुछ अरबों की भी सपोर्ट हासिल है। और अब आपको बखूबी पता है मैं किन अरबों की बात कर रहा हूँ, और ये आप स्क्रीन पर भी उनका सबूत भी दिखा रहा हूँ, उनके न्यूज़पेपर का जिन्होंने कैटेगोरिकली छापा है। और अमेरिका में भी बहुत सारे आर्टिकल छपे हैं, आपको पहले रिपोर्ट कर चुका हूँ कि किस तरह अरब चाहते हैं कि मज़ामती तहरीक का यहाँ से खात्मा हो जाए और इसराइल जो है वो गजा पर कब्जा कर ले। तो अरबों के इस प्लान को देखते हुए कि वो मज़ामती तहरीक को ख़त्म करवाना चाहते हैं, ये तैयब एर्दोगान ने स्ट्रांगली ये स्टैंड लिया है कि मज़ामती तहरीक किसी भी प्लान से एक्सक्लूड नहीं की जा सकती। पहली बात तो यह है कि इसराइल इतने जोगा है ही नहीं, यानी प्लान उनका जरूर था लेकिन प्लान फेल हो गया, ठीक है। तो एक तो पहली बात है वो ये किसी जोगा है नहीं, लेकिन जो मुज़ाकरात की टेबल पर आप बैठेंगे, यानी वो कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर अमेरिका, आपका यूएई, आपका सऊदी अरब या फलाना ढिमकाना बैठकर अपने तौर पर एक हल निकालें और ये फरीक जो है वो इसमें शामिल ही ना हो, इसके बगैर कोई हल मुमकिन है ही नहीं। तो हर हल के लिए जो भी इसका निकलेगा उसमें मज़ामती तहरीक एक बतौर फरीक होगी। तो ये कैटेगोरिकली तैयब एर्दोगान ने पैगाम दिया है उन मुनाफिक अरबों को कि ये पॉसिबल ही नहीं है, आप ये काम नहीं कर सकते। तो इस पूरी सूरत हाल में इसराइल सैंडविच बन चुका है, बिल्कुल उसको ना तमाम इतराफ से जिस तरह से घेरा गया है, अब उसको बौखलाया हुआ है, उसको समझ नहीं आ रही। यानी मैंने आपके सामने पूरी डिटेल रख दी कि वो जंग से भाग रहा है और जंग करने के लिए जब वो जाता है तो उसकी इतनी शहादतें होती हैं, टैंक्स तबाह, उसके फौजी हलाक, उसकी गाड़ियां तबाह, मतलब इतना नुकसान, दुनिया में उसका इमेज खराब हो रहा है, इकॉनमी तबाह हो रही है, ना जंग जोगा हो रहा है और ना ही अमन जोगा रहा है, इतना वो पूरी तरह सैंडविच बना हुआ है। अब आप देखिए इससे अगला काम क्या हो रहा है, जो कंट्रोल में था इसराइल के, अब उनको बाकायदा तौर पर एक एक इलाके को छुड़ाने के लिए जिद्दोजहद शुरू हो गई है और उन पर हमले शुरू कर दिए। और सबसे बड़ा जो टारगेट बनाया गया वो यरूशलेम को है। यरूशलेम एक करारदाद के मुताबिक भी जो यूएन की हुई थी कि फ़लस्तीन का ये दारुल हुकूमत होगा और तमाम मुस्लिम ममालिक का यही स्टैंड है कि फ़लस्तीन का जो दारुल हुकूमत है वो यरूशलेम है और जिस पर इस वक्त इसराइल ने कब्जा कर रखा है। तो यहाँ पर जो इनके मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाया गया है और अब यरूशलेम की आज़ादी के लिए बाकायदा हमले शुरू कर दिए। और अगर इसमें आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो गजा कहाँ पर है और यरूशलेम कहाँ पर है। तो यहाँ से इतनी लॉन्ग रेंज में उन्होंने जाकर यरूशलेम पर अटैक किया, तो इट्स मीन के वो गजा से किसी भी कोने पर जाकर इसराइल को निशाना बना सकते हैं, इतनी लॉन्ग रेंज के मिसाइल उनके पास हैं। तो ये भी इसराइल के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो गजा से भी हमले यरूशलेम पर हो रहे हैं और वेस्ट बैंक में जिस तरह से मज़ामती तहरीक वहाँ पर पंजे गाड़ चुकी है वो भी इसमें पूरा किरदार अदा कर रही है और वो इसराइल के लिए बहुत बड़ा मसला बन चुके हैं। आप पिछले दिनों 2 दिन पहले आपको रिपोर्ट किया था और वो किस तरह वो मामला बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में वो हाइप पर रहा कि जो सेटलर जो थे, जो पैरामिलिट्री फोर्स इनकी कही जाती है, उनको किस तरह से निशाना बनाया गया यहाँ पर। हालांकि वो
इतने वो फिरौन हैं सेटलर्स के, वो आते हैं फ़लस्तीनियों के घर, ज़मीनें छीन लेते हैं, वहाँ के लोगों को शहीद कर देते हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। पहली बार उनको पर हमला किया गया और अब वो उनको सही सुकून आया। अब उस वाक़ये के बाद अभी तक कोई सेटलर नहीं आया, उसने आकर ये घर नहीं छिला, हालांकि 75 सालों से ये काम कर रहे हैं। उन्होंने अब हमला किया, यानी मज़ामती तहरीक अब वेस्ट बैंक में मजबूत हुई है, तो अब ये वहाँ पर भी जो इनके सेटलर, जिसको पैरामिलिट्री फोर्स कहते हैं, यानी वो सिविलियंस नहीं हैं, उनके पास असलहा होता है बाकायदा, वो पैरामिलिट्री फोर्स कहलाते हैं, वो आकर इनके घर और ज़मीनें छीनते थे, इनको शहरियों को शहीद कर देते थे, तो उनको भी उन्होंने सही उनका मक्कू ठप्पा है। अब पूरी सूरत हाल आपने समझी, यकीन मानिए नाज़रीन कि तारीख पूरी तरह से अपना धारा बदल रही है। अब जो पावर है वो दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट हो रही है। अब अगर थोड़ा सा अरब, ये जो चंद मुनाफिक अरब है, अगर ये अपना किबला दुरुस्त कर ले नाज़रीन, तो पूरी तरह से वो जो मगरिब है, अमेरिका है, वहाँ से पावर यहाँ शिफ्ट हो सकती है। शिफ्ट ना हो, लेकिन उनका तसल्लुत ख़त्म हो सकता है, उनका जो हेजीमनी है दुनिया में वो ख़त्म हो सकती है अगर यहाँ पर पूरे जो अरब हैं और वो इकट्ठ कर लें, मुसलमान इकट्ठ कर लें, तो ये पूरी तरह से तारीख़ का धारा बदल सकता है। लेकिन इसमें एक और बड़ी अहम चीज़ है, जितना बड़ा ये इनकलाब आ रहा है, जितना बड़ा ये तूफ़ान उठ रहा है, मैं आपको आज बता रहा हूँ, बेशक ये अरब अब साथ भी ना दे, ये मुनाफिक अरब अब बेशक साथ ना दें, ये खुद इर्रेलिवेंट हो जाएंगे। ये इतना बड़ा इनकलाब है कि जो जो इसके रास्ते में नहीं चलेगा, ये सुनामी उसको बहा कर लेकर जाएगा। यानी जो जो इसको अपोज करेगा, इस इनकलाब को, वो खुद इसकी लहरों में बह जाएगा। ये इस वीडियो का हासिल उसूल है और ये इस वक्त पूरी ग्राउंड रियलिटीज़ बदल चुकी हैं। और अगर आप देखें अहादीस शरीफ से जो हमें क़यामत की निशानियाँ मिलती हैं, उसमें भी एक बड़ी निशानी ये है कि आखिरी दौर में क़यामत आने से पहले जो आखिरी इक़्तिदार मुंतकिल किया जाना है, वो जिस कौम को होना है वो याजूज मजूज को होना है। और याजूज मजूज कौन है? आपका चाइना है, आपका रशिया, और ये वाला जो नया ब्लॉक बन रहा है, ये सारे उसमें आते हैं। तो अब उन किताबों से भी, अहादीस से भी, क़यामत की निशानियों से भी ये सारा इक़्तिदार यहाँ तो शिफ्ट होना ही होना है। और ऐसा लग रहा है कि इसका आगाज़ अब बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। तो ये इतना बड़ा इनकलाब है कि अगर ये मुनाफिक अरब इसके सामने खड़े हो जाते हैं तो ये खुद इसकी लहरों में बह जाएंगे, इनके तख्त उलट जाएंगे इस सुनामी के सामने। इसलिए इनको बड़ी सोच और समझदारी के साथ फैसला करना चाहिए और ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक होकर चलना चाहिए। अब उस वेस्ट के साथ खड़ा होना इनके किसी खाते में नहीं है। तो ये अहम तरीन हक़ाइक़ थे जो कि आपके सामने रखे। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी वीडियो की समझ आई होगी और जो सबूत आपको दिखाएं, आपको तसल्ली होगी कि किस तरह इसराइल को इबरतनाक शिकस्त हो रही है और वो जंग से भाग रहा है। अपनी राय ज़रूर आगाह करें। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।